हमने हमारे लास्ट वीडियो में सेट के अंदर हमने कुछ ज्यादा टाइप के टॉपिक्स देखे थे, जैसे कि सबसेट देखा था, फिर हमने देखे थे कि पावर सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है। इस तरह से हमने कुछ टॉपिक हमारे लास्ट वीडियो में कवर किए थे और साथ ही में हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी। करेक्ट। आज का जो हमारा टारगेट है या आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारे वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम के साथ हम समझेंगे कि कौन से ऑपरेशन ऑन सेट्स आते हैं या ऑपरेशन ऑफ सेट्स। करेक्ट। जैसे कि हमें उसमें देखना है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ अ सेट। सो ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कि हमारी एक्सरसाइज उसके साथ जो दी हुई है 1.4 वो भी हमसे कवर हो जाए। सो दैट इज व्हाट माय टारगेट इज। आज के लिए हम इतना ट्राई करेंगे, विल सी अगर हमसे एक्सरसाइज होती है कि नहीं होती है, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्राई। सिंपल। सो इतनी चीजें आज हम देखने वाले हैं, इससे ज्यादा हम शायद ना कर पाएंगे। सो आई गेस के हमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके जो है वो हमारा टॉपिक को समझने की शुरुआत कर देनी चाहिए। आई होप करेक्ट। सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज डिस्कशन विथ वेन डायग्राम। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम वेन डायग्राम का बहुत यूज करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज कंसेप्ट विथ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में होता क्या है, तो वेन डायग्राम को है ना हम कुछ इस तरह से मतलब बताने की ट्राई कर रहे हैं कि जैसे हमारा कोई सेट है, तो उस पर्टिकुलर सेट को मैं चाहता हूं कि मैं उसे कोई डायग्राम की मदद से बताऊं, तब हम यूज करते हैं यूजिंग अ वेन डायग्राम। करेक्ट। अब वेन डायग्राम में मान लो सबसे पहला है आपका यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे विथ रेक्टेंगल, और उसके जो सबसेट्स होते हैं, सबसेट का मतलब ऐसे है कि जो सेट उसके अंदर इंक्लूड करेंगे उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द सर्कल। फॉर एन इंस्टेंस मान लो कि भाई मेरे पास एक वेन डायग्राम मुझे बनाना है फॉर सम पर्टिकुलर सेट। जैसे कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें है नंबर 1 से लेके 10 तक। करेक्ट। तो सारे नंबर्स 1 से लेके 10 इस यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। लेकिन मान लो कि भाई मेरे पास सेट ए ऐसा है कि जिसके अंदर सिर्फ 1, 5 और 7 है, तो बाकी के एलिमेंट्स कहां आएंगे? बाहर। 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10। इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे इस वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। जिसमें रेक्टेंगल जो होगा वो हमारे लिए क्या रहेगा? यूनिवर्सल सेट, और उसके जो सबसेट्स होंगे उसे हम सर्कल से बताएंगे। अब जरूरी नहीं है कि सर्कल एक ही हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अ गिवन सेट। अगर आपको 2 सेट दिए हो तो अंदर 2 सर्कल बनेंगे, 3 दिए होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4। उस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से वेन डायग्राम को और ज्यादा डिटेल में समझा जा सकता है। करेक्ट। सिंपल। सो इतना फिलहाल हम ध्यान रखते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, हमारे सारे ऑपरेशन समझने की ट्राई करेंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। करेक्ट। ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला जो हम ऑपरेशन लगाने वाले हैं वो है यूनियन ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन लगाने वाले हैं? यूनियन ऑपरेशन। अब इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को समझने के लिए हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। आप इसको यूनियन ऑफ सेट्स भी बोल सकते हो। करेक्ट। मैंने तो ऑपरेशन के हिसाब से यूनियन ऑपरेशन बोला, बट इसका नाम क्या आएगा? यूनियन ऑफ सेट्स। सिंपल। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं है कि नहीं? एकदम क्लियर। चलो नाउ इफ वी मूव फर्दर, आगे अगर बढ़े तो हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेक। सिंपल। अब अगर आप देखो तो यूनियन का मतलब क्या होगा वो पहले हम समझते हैं। यूनियन का मतलब मान लो कि आपके पास 2 सेट है ए और बी। यू हैव 2 सेट्स ए एंड बी, और आपके ये दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, all the elements of A and B are included in A union B। A union B के अंदर A और B के सारे एलिमेंट इंक्लूड होंगे, लेकिन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना? अब लोगों को फिर भी एकदम क्लियर नहीं हुआ होगा। करेक्ट। सो लेट मी टेक वन एग्जांपल। मैंने एक सेट लिया 1, 3, 5 और दूसरा सेट मैंने लिया 1, 2, 4, 6। करेक्ट।
और हम क्या बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या करेंगे हम, के दोनों में से सारे एलिमेंट्स ले लेंगे, लेकिन जो कॉमन है वो एक ही बार, रिपीटेशन नहीं करना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो मैंने पहले 1 लिया, फिर यहां से 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गया हमारा यूनियन। करेक्ट। इसको अगर मुझे सिंबॉलिकली प्रेजेंट करना हो तो ए यूनियन बी कैन बी रिटर्न एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत मैटर करेगा, क्योंकि हम जब बाय यूजिंग सेट रूल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो ये मेथड हमारे लिए बहुत काम आने वाली है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। करेक्ट। अब इस तरह से हमें इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है, सिंपल। अब इसको अगर मुझे वेन डायग्राम से समझना हो तो कैसे समझेंगे, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ अ वेन डायग्राम। तो मैंने जैसे कहा था कि हम यूनिवर्सल सेट को इस तरह से कंसिडर करेंगे एज अ रेक्टेंगल। अब मेरे पास 2 सेट है, एक है ए और दूसरा है बी। तो मैं देखो बी जो है वो कुछ इस तरह से बना रहा हूं, जिसमें मैंने क्या किया कि ए के साथ थोड़ा इंक्लूड कर दिया। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों में 1 1 कॉमन है, तो वो जो कॉमन वाला एलिमेंट होगा ना, वो यहाँ पे कॉमन स्पेस में जाएगा। इसे क्या कहेंगे? कॉमन स्पेस। कॉमन स्पेस का मतलब कि ए और बी दोनों में ये कॉमन जगह है। करेक्ट। अब जो ऐसे एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है, जैसे कि 3 और 5, बी में है लेकिन ए में नहीं है, 2, 4 और 6। और अगर मान लो मेरा यूनिवर्सल सेट अगेन 1 to 10 है, तो उसके अलावा कौन से बच गए? 7, 8, 9 और 10, वो हमारे बाहर आ जाएंगे। बट जनरली जब हम यूनिवर्सल सेट या यूनियन लिखते हैं, नॉट यूनिवर्सल, यूनियन, तो हम ये बाहर वाले नंबर को कंसिडर नहीं करते। हम सिंपली क्या लिखेंगे? 1 यहां पे, 2, 4, 5 यहाँ पे और 2, 4, 6 और 3, 5 यहाँ पे। बस हमें उसके बाहर अगर कुछ है वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सो वी डोंट नीड टू राइट दिस। ये जस्ट मैंने एक आपको एज अ एग्जांपल बताया कि अगर यूनिवर्सल सेट होता और उसके कोई एलिमेंट्स बाकी रह जाते तो वो यहाँ आते, बट जनरली हम नहीं लिखते, क्योंकि हमें जस्ट यहाँ पे कंसर्न है ए और बी को। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए यूनियन बी को। आई होप एवरीवन इज वेरी मच क्लियर विद दिस काइंड ऑफ अ कंसेप्ट, है कि नहीं? एकदम इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप बहुत आराम से इसको कर सकते हो। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़े। चलो लेट्स मूव फर्दर फॉर द सम ऑपरेशंस। हम ऑपरेशंस भी देखेंगे कि कौन से किस तरह से ऑपरेशंस हमारे यूनियन ऑफ अ सेट पे आते हैं। सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्यूटेटिव है, मतलब कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हो सकता है। वेरी सिंपल ना, अगर आप ए और बी का यूनियन करो या बी और ए का यूनियन करो, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। सेकेंड वन जो है वो आपकी काइंड ऑफ एसोसिएटिव लॉ है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी करोगे तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। दैट इज द सेकेंड वन। सिंपल। फिर थर्ड वन है आपकी कि अगर आपने नल सेट के साथ या तो एम्प्टी सेट के साथ यूनियन किया तो यू विल गेट द सेम सेट, एंड इट इज वेरी ऑब्वियस। देखो ए आपका मान लो 1 2 3 4 5 है और नल सेट तो एम्प्टी है, मतलब कुछ है ही नहीं। उन दोनों का यूनियन करोगे तो आपको मैंने क्या कहा, यूनियन का मतलब क्या होता है कि हमें हर एक एलिमेंट लेने हैं ए और दूसरे सेट में से भी, बस रिपीटेशन नहीं करना है। तो यहाँ पे ए पूरे के पूरा आ जाएगा। फोर्थ वन के लिए अगर हम बात करें कि अगर मैंने उसी पर्टिकुलर सेट के साथ उसका यूनियन कर दिया तो वही आएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो सेम है। सो काइंड ऑफ रिपीटेशन नहीं करके ए पूरा लिख देंगे। एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यूनिवर्सल का यूनियन क्या ए के साथ, अब मैं इस यूनिवर्सल को कुछ इस तरह से लिख देता हूं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई। तो यूनिवर्सल यूनियन ए करेंगे तो मुझे मिलेगा यूनिवर्सल सेट। करेक्ट। क्यों? तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगेन देखो, अगर मैं यूनिवर्सल का ए के साथ यूनियन करूंगा तो जैसे मैंने कहा बाय डेफिनेशन मुझे सारे एलिमेंट्स लेने हैं यूनिवर्सल के और ए के, बट रिपीटेशन नहीं करूंगा। तो यूनिवर्सल के अंदर ही ए आता है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। तो फिर हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। इट्स वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉपर्टी को कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, इसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, इसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं, जिसमें फाई को हम एज ए आइडेंटिटी कंसिडर करेंगे। इसे इडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। इडेम्पोटेंट मतलब उसी के साथ यूनियन किया तो वही आंसर आया। और इसे यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, या तो फिर लॉ ऑफ यूनिवर्सल। सेम थिंग, यूनिवर्सल लॉ बोलो या लॉ ऑफ यूनिवर्सल, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल।
एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम इजी थी ये सारी प्रॉपर्टीज। चलो, अगर आपको ऑपरेशन में सबसे पहला यूनियन ऑपरेशन समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर, जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सेकेंड वन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या नाम है इसका? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। इसमें आपको क्या रखना है? इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि सपोज आपके पास सेट ए और बी है, तो उसके इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही आएंगे। क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स, मतलब कि ए और बी दोनों सेट में जितने कॉमन एलिमेंट है वही आएंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस सिंबल, है ना। तो इस सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो वापस से मेरे पास सेट है ए 1 2 3 और बी जो है वो है 1 3 5। तो इन दोनों में जितने कॉमन एलिमेंट है कौन से है? 1 और 3। तो वो मेरे इंटरसेक्शन में आएंगे। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है। इंटरसेक्शन का मतलब कि जहां पे आपका कॉमन मिलता हो, इजंट इट। तो वैसे यहां पे भी इंटरप्रेट करेंगे कि आपके जो भी दो सेट है उनमें अगर कॉमन एलिमेंट है वही इंटरसेक्शन में आएंगे, बाकी नहीं। अगर सिंबॉलिकली आप लिखना चाहो तो ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। हमने जब प्रीवियस में देखा यूनियन वाले में तो यहां पे और था, करेक्ट। और का मतलब क्या? आइदर दिस और दैट, ऐसा होता है ना। एंड का मतलब क्या? दोनों में रहना चाहिए। दैट इज वाई वी यूज दिस फ्रेज। प्लीज ये फ्रेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने और की जगह एंड और एंड की जगह और लिख दिया तो वो इंटरप्रेट गलत होगा। यूनियन यानी और, इंटरसेक्शन यानी एंड। इस तरह से आपको इसको ध्यान में रख के करना पड़ेगा, करेक्ट। वेरी सिंपल। इस तरह से अब अगर मैं इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करूं तो वेन डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा इसका। दिस इज सेट ए। अब मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा कंटेन करवाता हूं, मतलब कॉमन एलिमेंट्स में ज्यादा रहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे देखो सेट ए में 1 2 3 है और 1 3 5 है, तो आई नो दैट 1 and 3 इज गोइंग टू बी कॉमन। यहां पे 2 और यहां पे 5। तो ये जो बीच का पोर्शन है, दिस सेंटर पार्ट रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। इसका जो बीच वाला पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। बट मान लो कि भाई हमारा सेट ए 1 3 5 है और सेट बी जो है वो 2 4 6 है, तो इनका इंटरसेक्शन कितना आएगा? नल सेट। क्यों नल सेट? क्योंकि दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। Whenever we have something like this, तो इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं कि अगर इंटरसेक्शन नल सेट हो जाता है तो उसे बोलेंगे हम डिसजॉइंट सेट। सिंपल। अब डिसजॉइंट सेट मतलब कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 3 5 2 4 6, देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम। तो मैंने उन दोनों को सेपरेट कर दिया, उनको मैंने कोई भी तरीके से जोड़ा नहीं है, उनका कोई भी कॉमन पार्ट रखा नहीं है। अब सपोज बाय मिस्टेक आपने कोई कॉमन पार्ट दे दिया, जस्ट फॉर इन केस, तो टेंशन लेना नहीं है, कोई गलत नहीं हो गया, डोंट वरी। जस्ट उस कॉमन पार्ट में आप कोई भी एलिमेंट रखेंगे नहीं, मतलब कि हमारे कॉमन पार्ट में कोई एलिमेंट आएगा नहीं। दैट्स इट, सिंपल। कोई इतना ज्यादा इश्यू है नहीं, कोई इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल, एकदम इजी। चलो, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। वी आर गोइंग टू लुक एट द प्रॉपर्टीज, करेक्ट। फर्स्ट वन, जैसे हमने यूनियन में देखा कॉम्यूटेटिव वैलिड है, वैसे इंटरसेक्शन में भी वैलिड होगा। मतलब आप ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन है, आपका कॉमन जो है वही आएगा ना। सो अगेन कॉम्यूटेटिव इज वैलिड। वैसे यहां पे एसोसिएटिव भी वैलिड होगी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका एक सिंपल सा मतलब है कि हमें तीनों तीन का इंटरसेक्शन करना है। पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी किया, उसका जो भी हमें सेट मिलेगा उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करोगे, मतलब कॉमन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड सी। वही हुआ, ए और बी का इंटरसेक्शन आएगा ए एंड ए इंटरसेक्शन बी में,
तो वो सेम ही होगा, डोंट वरी। जस्ट सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि तीनों तीन का कॉमन इंटरसेक्शन, सिंपल। फिर वैसे हमने देखा था कि 5 के साथ इंटरसेक्शन किया था, यूनियन किया था, वैसे अब इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो यूनियन में तो सारे एलिमेंट लेने पड़ते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो वो हम ले लेंगे नल सेट, करेक्ट। उसी तरह से अगर मैंने यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किया ए के साथ तो मेरा आंसर ए आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे कॉमन लेने हैं और ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो वो फिर हमारे लिए ए आ जाएगा, करेक्ट। ये हमारे लिए सब सेम है। फिर एक और आएगा, जैसे हमने ए यूनियन ए किया था वैसे ए इंटरसेक्शन ए भी ए ही आएगा। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज इडेम्पोर्टेंट लॉ, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएगा विच वी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है? मान लो कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ किया, करेक्ट है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, मतलब पहले इंटरसेक्शन और यहां यूनियन रख के भी लिख सकते हो, मतलब के ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये हो जाएगा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये दोनों तरीके से हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लिख सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एकदम करेक्ट है ना। एज एंड वेन नीडेड हम उस तरह से यूज करेंगे, बट दिस बोथ आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू एवरीबडी। दिस वाज द सेकेंड अवर ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं, क्या कहेंगे, सॉरी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सिंपल। चलो अब मैं आपको कुछ इमेज दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पे। तो अब सबसे पहली इमेज में देख सकते हो कि 3 सेट है ए बी और सी, जिसमें कुछ शेडेड, या तो आप ब्लू रीजन में देख सकते हो कुछ किया हुआ है। तो वो ब्लू रीजन अगर आप ध्यान से देखो तो कैसा दिख रहा है कि पूरा बी वाला सेट ब्लू रीजन में आ गया है और पूरा सी वाला सेट ब्लू रीजन में आ गया है, करेक्ट। अब ये जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि इन तीनों में से अगर हम ध्यान से देखें तो बी और सी जो है वो शेडेड रीजन में आया है। इसका ये मतलब है कि ये ऑपरेशन हमें बताएगा बी यूनियन सी, मतलब बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट इंक्लूड हो जाएंगे। ए के जो ऐसे एलिमेंट है जो बी और सी में कॉमन नहीं है वो नहीं आएंगे, जो बी और सी में कॉमन है वो चले जाते हैं, बिकॉज वो हमारे बी और सी में है, दैट इज वाइट वो उसमें चले जाते हैं। दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर फर्स्ट फिगर टेल अस। सेकेंड फिगर में अगर हम देखें जो उसके नीचे दी हुई है वो क्या बता रही है कि ए बी और सी उनमें शेडेड पोर्शन जो है वो कहां है, ध्यान से देखना। पहला है ए इंटरसेक्शन बी में और दूसरा है ए इंटरसेक्शन सी में, है ना। मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन शेडेड है और ए और सी का इंटरसेक्शन शेडेड है कि नहीं। मतलब मुझे क्या दिख रहा है कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स आएंगे और ए का सी के साथ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी यूनियन सी के साथ। ध्यान से समझना, बी और सी के सारे एलिमेंट्स, लेकिन हमने बोल दिया कि उसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। ऊपर वाली फिगर देखो तो उसमें आपको दिख रहा है कि बी और सी के सारे कॉमन एलिमेंट्स आ गए, सारे एलिमेंट्स आ गए। अब उसका ए के साथ अगर आप इंटरसेक्शन कर दोगे तो क्या आएगा कि जो ए में है बी में भी है और सी में भी है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि ए और बी में है और ए और सी में है वैसे ही एलिमेंट। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर शेडेड रीजन इज गिवन। समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ऐसे टाइम पास नहीं करने के लिए बता रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही थर्ड में अगर आप देखो तो थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है कि सिंपल ए और बी का ही इंटरसेक्शन है, ए और बी का ही, ना ए और सी ना बी और सी, सिंपली ए और बी। आप ध्यान से पोर्शन देखो, आप एक बार ऐसा सोचो कि आपने सी निकाल दिया, सी हटा दो वहां से, कोई फर्क पड़ेगा आपके इस फिगर वेन डायग्राम के अंदर? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सिंपली ए और बी का इंटरसेक्शन ही है ये। वैसे नीचे तो अब उसने क्या किया है कि सिंपली ए और सी का इंटरसेक्शन बताया है, सिंपल। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेन डायग्राम। और अगर हम चाहे तो हमारे हिसाब से भी वेन डायग्राम बना सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं हम किस तरह से बनाएंगे वो, करेक्ट। चलो लेट्स हैव अ लुक एट इट। सपोज मान लो मेरे पास ये एक फिगर है जिसमें 3 सेट है ए बी और सी, सिंपल। अब इस फिगर के अंदर मैंने इसको नाम दिया है ए, इसे बोला है बी और इसे बोला है सी। मुझे फाइंड करना है ए यूनियन बी
तो कैसे मिलेगा, है ना। ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। ए को मैं अगर शेडेड रीजन से करूं तो ए पूरा आ गया और बी पूरा ले लूंगा तो इस तरह से। सो दिस मच विल बी ए यूनियन बी। समझ रहे हो, इस तरह से हम बहुत इजीली समझ सकते हैं हमारे हर एक ऑपरेशन को ऑन द वेन डायग्राम। आई डोंट थिंक सो कि यहां पे कोई हमें डिफिकल्टी है। सिंपल। चलो नाउ आई एम मूविंग फर्दर। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज डिफरेंस ऑफ सेट्स, जिसे हम कहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ये बहुत सिंपल है। डिफरेंस ऑफ सेट को हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से, a माइनस बी। मैं एक और तरीके से बताऊंगा आपको, डोंट वरी, वो हम देखेंगे इन अवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के किस तरह से कर सकते हैं, या फिर लुक एट द वेन डायग्राम एज वेल। अब a माइनस बी का मतलब होता है क्या, व्हाट डज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट सेज। इसका ये मतलब होता है कि वी हैव टू सिलेक्ट ओनली दोज एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन a। हमें सिर्फ ऐसे ही लेना है जो a में प्रेजेंट है, बट नॉट विथ कॉमन इन बी। ए के लेने हैं लेकिन जो कॉमन होंगे वो नहीं लेंगे ए में से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, डोंट वरी। ए में है 1 3 5, बी में है 2 4 6, लेकिन मैंने साथ में 3 भी ले लिया है। सिंपल। ए में है 1 3 5 और बी में है 2 4 6 के साथ 3, और मुझे फाइंड करना है कि भाई ए माइनस बी यानी कि ए डिफरेंस ऑफ सेट बी क्या मिलेगा। तो मैंने क्या कहा, ए के एलिमेंट लेंगे, बट ऐसे एलिमेंट्स हम ए में से भी नहीं लेंगे जो बी के साथ कॉमन होंगे। मतलब मेरे लिए आएगा सिर्फ 1 और 5। 3 जो है वो कॉमन है, तो आई वोंट टेक। बट क्या मैं बोल सकता हूं कि b माइनस ए भी 1,5 आएगा? नो, b माइनस ए का मतलब b के एलिमेंट लेने हैं लेकिन जो a के साथ कॉमन है वो नहीं। तो इसका मतलब है 2 4 और 6, 3 नहीं आएगा। तो इससे एक प्रॉपर्टी तो मेरी आ गई ऑलरेडी। क्या आ गई कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। अब अगर इसे हम वेन डायग्राम पे समझे तो कुछ इस तरह से आएगा कि सपोज मान लो ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट B है, एंड आई नो कि सेट A और B में एक एलिमेंट कॉमन है 3, बट अगर मैं फाइंड कर रहा हूं A माइनस बी तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही रीजन आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे A और B के कॉमन एलिमेंट नहीं लेने हैं। इसे हम चाहे तो A माइनस बी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट, दिस इज हाउ। अब b माइनस ए के लिए अगर मैं देखूं तो वो कैसा आएगा, तो वो मैं आपको कुछ इस तरह से बता देता हूं। दिस इज b माइनस ए। ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, b माइनस ए। मतलब b के एलिमेंट लेने हैं बट जो a के साथ कॉमन होंगे वो हम नहीं लेंगे। आर यू गेटिंग मी? इट्स वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई डिफिकल्टी इस पर्टिकुलर में हमारे लिए नहीं है कि नहीं? आई होप यू आर गेटिंग मी। अब अगर इसको सिंबॉलिकली मुझे लिखना है a माइनस बी को, जैसे हमने नहीं लिखा यूनियन और इंटरसेक्शन, वैसे ही x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। करेक्ट, आई होप यू आर गेटिंग मी। ये बट वाला सिंबल हम नहीं यूज करते, इसकी जगह पे रखते हैं एंड। क्यों एंड? मैं वापस से लिख देता हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x जो है वो a में से होना चाहिए लेकिन b में से नहीं, है ना। सिर्फ और सिर्फ a के ही एलिमेंट्स होने चाहिए बट b के नहीं। तो b और a में कॉमन होंगे वो एलिमेंट्स भी हमें a में से हटाने पड़ेंगे कंपल्सरीली। अगर वो नहीं हटाओगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। दैट्स वेरी क्लियर अबाउट दैट। लेट्स वेरी क्लियर अबाउट दैट। सिंपल। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग मी। अब देखो, मैं एग्जाम्पल्स आपके लिए नहीं कवर कर रहा क्योंकि एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी आपको कंसेप्ट के साथ समझाते हुए बता दिए हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू इंटेंड राइट नाउ इज कि मैं आपके लिए सीधी स्टार्ट करने वाला हूं एक्सरसाइज 1.4 विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, है कि नहीं? चलो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज 1.4 जो मैं इसी के पीछे से स्टार्ट कर देता हूं, है ना। जगह भी तो बचानी पड़ेगी ना। करेक्ट। So let's start with exercise 1.4. Let's have a look at question number 1.
क्या दिया हुआ है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अब मैं इसमें ना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ही प्रॉब्लम करूंगा, बाकी आप पे छोड़ दूंगा। यूनियन लिखना इज नॉट अ बिग डील फॉर एनी बडी। सॉरी, फर्स्ट वन में देखोगे तो 1 3 5 है और y में 1 2 3 है, तो x यूनियन y कितना होगा, 1 2 3 5। कैसे, a और x और y के सारे एलिमेंट्स, बट हम रिपीट नहीं करेंगे, दैट्स हाउ वी कैन डू दैट। सेकेंड में a e i o u, सॉरी माय बैड, पहले मैं लिख देता हूं a यूनियन b, तो a b c e i o u, जितने भी एलिमेंट ए और बी में सब लेने हैं, लेकिन उनके कॉमन नहीं लेने। अब थर्ड वाले में देखो, हमें रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, तो पहले रोस्टर में लिख लेते हैं कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। सो ऑन क्यों किया, क्योंकि इसमें हमें बोला ही नहीं कि कहां पे जाके रुकना है। b इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, सो 1 2 3 4 एंड 5। अब इन दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 और फिर 9 12 15 एंड सो ऑन। यहां पे मैं खत्म कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। एकदम इजी था, आई डोंट थिंक सो कि देयर विल बी एनी काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी फॉर एनी वन ऑफ यू, किसी को भी नहीं होगी, सिंपल। चलो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है, लेट ए, पहला एक सेट दिया है ए कॉमा बी, दूसरा सेट बोला है बी इक्वल्स टू ए बी सी, और बोला है कि क्या ए सबसेट ऑफ बी है। कैन यू से ए इज अ सबसेट ऑफ बी? यस, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो आई कैन इजीली से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोला है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी जो है, ध्यान से देखना, इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू बी। अजीब लगा ना, है कि नहीं? क्यों? अरे ए अगर आपके बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट तो बी में चले गए। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में चले गए और अगर हम ए यूनियन बी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है ना कि ए के एलिमेंट बी में है, तो कॉमन तो आ चुके हैं, हम रिपीट नहीं करेंगे, हमने ऐसा बोला है। तो ए यूनियन बी में अगर मैं सेट लिखता तो क्या मिलता मुझे, ए बी सी, विच इज नथिंग बट बी इटसेल्फ। आर यू गेटिंग मी? इट्स वेरी वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलो उसी के साथ साथ क्विकली क्वेश्चन नंबर 3, अगर ए और बी दो सेट है सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अच्छा चलो मैं ये नहीं करूंगा, इट्स वेरी वेरी शेमफुल कि मैं अगर आपके लिए सॉल्व करूं। क्यों? जस्ट राइट नाउ मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन किया है ना, अब आप खुद सोच लेना। आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू, है ना, मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करने वाला कि भाई नहीं चलो आप सब लोग इस तरह से देखो। सेम प्रॉब्लम अगर मुझे समझाना वापस पड़ रहा है, दैट मीन्स आपने वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम अच्छे से नहीं समझा है। सो गो बैक, रिवाइंड इट, वॉच प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी, ओहो हमारे पास 4 सेट है। ए है 1 2 3 4, बी है 5 6 7 8, सॉरी माय बैड, दिस इज सी, है ना। बी जो है वो है 3 4 5 6 और डी जो है वो है 7 8 9 10, करेक्ट। चलो आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर विद दिस। अब मुझे ढूंढना है ए यूनियन बी। इट्स जस्ट वेरी वेरी इजी। देखो मैं इसमें भी 2 ही प्रॉब्लम या 3 ही प्रॉब्लम लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लेने वाला। ए और बी का यूनियन करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ए और बी के सारे एलिमेंट और जो कॉमन होंगे वो रिपीट नहीं करेंगे, दैट्स इट, बात खत्म, है ना। चलो फिर उसके बाद ले रहा हूं मैं सीधा 5th वन, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या आएगा? तो ए बी और सी में जितने भी है वो सारे, लेकिन कॉमन एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एज सिंपल एज दैट, करेक्ट। चलो और एक बता देता हूं, लेट्स गो विद द 7th वन, बी यूनियन सी यूनियन डी, मतलब बी सी डी में। तो देखो बी में स्टार्ट हो रहा है 3 से, सो आई विल गो फिर 3 4 5 6 7 8 9 10।
सिंपल। अब ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते नहीं हैं, बट अगर आ भी जाए तो 1 मार्क में आएंगे, और 1 मार्क में आएंगे तो आपको बहुत सारे स्टेप लेने की जरूरत है। मतलब पहले आप बी यूनियन सी फाइंड करो, फिर उसको यूनियन विद डी करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इट विल अननेसेसरीली वेस्ट योर टाइम एंड ऑल दोज थिंग्स। करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। क्वेश्चन 1 में जो हमारी सारी पेयर थी उन्हीं का इंटरसेक्शन करना है। तो पहले वाला जो था वो यूनियन में लिखा ना हमने, तो लेट्स हैव अ लुक एट एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो 1 3 5 है एक्स में, और में 1 2 3 है, तो उन दोनों में कॉमन सिर्फ 3 है। करेक्ट। वैसे ही लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड वन, क्योंकि मेरे पास ए और बी का सेट अवेलेबल है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो 3 कॉमन है बस, और कोई कॉमन ही नहीं है। वाओ, दोनों का आंसर सेम ही आया। करेक्ट। अब सेकेंड वाले में अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं ना, तो उसमें एक सेट था ए ई आई ओ यू और दूसरा था ए बी सी, तो उन दोनों में कॉमन एक ही एलिमेंट था ए। अब कई बार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना हो, तो वैसे को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। करेक्ट। मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? नल सेट। अब जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, वैसे क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हो, तो ए बी सी और डी ऐसे हमें 4 सेट दिए हुए हैं, और बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी ढूंढो, और ऐसा करके बहुत कुछ। तो ए और बी में आप इंटरसेक्शन ढूंढोगे तो मुझे दिख रहा है 7 9 और 11। एम आई राइट? है ना? वैसे मैं डायरेक्ट जंप मारता हूं। लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि मैं एक एक इतने सिंपल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने वाला। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या करेंगे? तो पहले ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी यूनियन सी से, और बी यूनियन सी का जो सेट है वो क्या आएगा? बी और सी का यूनियन करो, तो 7 9 11 13 और 15, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन। तो ए है 3 5 7 9 11, सो 7 9 11 इज अवर आंसर। आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी किस तरह से इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं। फर्दर आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इन दिस वन क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग आराम से खुद से सॉल्व कर सकते हो, आई होप, इजंट इट? है ना? चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में? इफ ए सच इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, सो ए वाला सेट जो है वो आपका नेचुरल नंबर का है 1 2 3 एंड सो ऑन। बी में बोला है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 4 6 सो ऑन। सी बोला है ऑड नेचुरल नंबर, सो 1 3 5 एंड सो ऑन। और डी बोला है कि प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर में 1 आता है? नहीं आता है। 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। और क्वेश्चन ने हमारे पास वापस से वैसे ही वही सब चीजें मांगी है, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, ऐसा सोचना गलत है, सारे इवन आएंगे। सो आई कैन से ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट बी, है कि नहीं? चलो लेट्स हैव अ लुक एट सेकेंड वन। सेकेंड में बोला है ए इंटरसेक्शन सी, मतलब 1 3 5 एंड सो ऑन, मतलब कि दिस इज ऑल्सो सी। आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी, है ना? मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूं, बट आई गेस यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग मी। फिर ए और डी में, तो ए और डी में डी ही आएगा, क्योंकि उसमें भी प्राइम नंबर ही लेंगे। फोर्थ वाले में बी और सी का इंटरसेक्शन नल सेट आएगा, क्योंकि बी इवन है और सी ऑड है, कोई चांस ही नहीं है कि कुछ मिलेगा। फिफ्थ वाले में बी इंटरसेक्शन डी, करेक्ट। ए की प्राइम नंबर इवन होता है, वो है 2, करेक्ट है कि नहीं? आई होप यू आर विथ मी। और फिर सी इंटरसेक्शन डी, तो उसमें बहुत सारे आएंगे 3 5 7 11 एंड सो ऑन। मतलब 2 को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे डी में से, बिकॉज बाकी सारे ऑड नंबर्स, बाकी सारे प्राइम नंबर जो है वो ऑड ही होते, एक्सेप्ट 2। 2 अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, उसके अलावा बाकी के जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ऑड होते हैं। सो दैट्स नॉट व्हाट वी आर वरिंग अबाउट, करेक्ट। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। हमें बताने हैं डिसजॉइंट सेट। तो पहला है 1 2 3 4, और दूसरे में बोला है कि
मैं इसको b बोल देता हूं और इसे a बोल देता हूं। और दूसरा बोला है कि नेचुरल नंबर लेकिन 4 से लेके 6 तक, तो इट विल बी 4, 5 एंड 6। ये डिसजॉइंट होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 एक कॉमन आ रहा है, इट नॉट डिसजॉइंट। करेक्ट। उसमें सेकंड ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ अगेन डिसजॉइंट नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। अरे ई कॉमन है, व्हाई शुड इट बी डिसजॉइंट? नॉट एट ऑल पॉसिबल। करेक्ट। थर्ड वन में इवन एंड ऑड, डेफिनेटली ये रहा इवन एंड ऑड, इट्स गेटिंग अ डिसजॉइंट। सिंपल। आई एम मूविंग फर्दर विद द क्वेश्चन नंबर 9। मैं कोई भी टाइम वेस्ट करना प्रीफर नहीं करूंगा। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट अगेन। यहां पे ए बी सी और डी दिए हुए हैं। उसमें पहले में बोला है फाइंड करना है a माइनस बी। बाई डेफिनेशन हमने क्या सीखा? a के सारे एलिमेंट बट b वाले के साथ कॉमन होंगे वो नहीं लेंगे। तो a माइनस बी में क्या क्या आएगा? 3, 6, 9, 12 नहीं आएगा, कॉमन है 15, 18 और 21। करेक्ट। उसी तरह से सेकंड वाले में देखोगे तो a माइनस सी बोला है, तो a में है 3, ओके, c में नहीं है, आई विल डेफिनेटली टेक। 6 है, नहीं लूंगा। 9 नहीं है, 12 है, 15, 18 और 21। करेक्ट। इस तरह से हमें लिखना है। उसी तरह से अगर मैं आपको थोड़ा बहुत जंप करवाऊं तो लेट्स गो विद द 6th वन, जिसमें बोला है d माइनस ए। मतलब d के एलिमेंट लेने हैं जो a के साथ कॉमन है वो नहीं लेने हैं। तो d के हिसाब से 5 जो नहीं है, 10 नहीं है, 15 है, 20 नहीं है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। अब मैं हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ना तो इट विल बी वेरी वेरी शेमफुल फॉर ऑल ऑफ अस। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क देके 11 में एंटर कर रहा हूं, बिकॉज 11 इज अ गुड वन। क्या बोला है? इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, r जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, q जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर है। r इज रियल नंबर और q जो है वो रैशनल नंबर है। आप सबको पता है रियल नंबर में से रैशनल चला जाएगा तो क्या बचेगा? इररेशनल नंबर। यहां पे मैं i के लिए लिख देता हूं इररेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंस ऑफ सेट का कंसेप्ट क्या सीखा है कि आर रियल नंबर्स लेने हैं, लेकिन जो आपके जिससे आप माइनस कर रहे हो उसके साथ कॉमन वाले नहीं। तो रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा देने पड़ेंगे। तो क्या बचा? वेरी सिंपल, इररेशनल नंबर। इसमें कौन सी बहुत बड़ी दिक्कत थी, है कि नहीं? अब उसी तरह से अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्या दिया हुआ? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, और आपको जस्टिफाई करना है। पहला 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट। कॉमन आ रहा है कुछ? यस, डेफिनेटली 3। तो पहला वाला फॉल्स। लेट्स हैव अ लुक एट सेकंड वन। सेकंड में क्या बोला है? ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट। अगेन आर डिसजॉइंट बोला है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि वापस ए कॉमन आ रहा है एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी डिसजॉइंट। सेकंड हो गया। थर्ड वन 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11। तो डेफिनेटली ये ट्रू है, क्योंकि यहां पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो हमारे इन दोनों सेट में कॉमन हो। सो इट इज ट्रू, तो वो हमारा डिसजॉइंट। 2, 6, 10 और 3, 7, 11 अगेन ये भी ट्रू। इट्स वेरी सिंपल। ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। देखो हमने 10, 12, 15 मिनट में हमारी पूरी एक्सरसाइज हमने खत्म कर दी। सो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। सो आई गेस आज के लिए इतना ही है। हमने जितना आज देखा, 3 ऑपरेशन देखे हमने आज। कौन से? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। हमने यूनियन के अंदर एक डिसजॉइंट सेट के बारे में भी बात की कि किस तरह से हमें वो पता चलेगा। बट दैट्स इट फॉर द टुडेज। और हमने आज एक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दी है जो मैंने थोड़ी क्विकली की है, आई नो दैट, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सारे प्रॉब्लम्स देखे, कुछ अच्छे तरीके से किस तरह से अप्रोच करना है ये भी समझा। सो इससे ज्यादा हमारे आज के टॉपिक में नहीं है। बट द इम्पोर्टेंट इज कि हमने जितने भी ऑपरेशन सॉल्व किए हैं वो सारे ऑपरेशन हमने वेन डायग्राम की मदद से भी समझे हैं। करेक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे जाएंगे ना तो हमारे लिए वेन डायग्राम विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वहां से हम बहुत सारी चीजें वेन डायग्राम पे से कंक्लूड करने की ट्राई करेंगे। और जहां तक आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए जेई के लिए सोचो, जेई मेंस, करेक्ट, तो उसमें जितना वेन डायग्राम से आपसे हो सकता है उतना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और टाइम, मतलब आप टाइम बचा सकते हो। यू कैन मेक योर टाइम वैल्यूएबल। आप जितना हो सके उतना कम से कम टाइम में आप उस पर्टिकुलर को सॉल्व कर पाओगे। करेक्ट, सो इट विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस अगर हमें वेन डायग्राम अच्छे से आ गया हो
तो सो दैट्स इट फॉर द डे। सो आई होप अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप एज यूजुअल मुझे लाइक का बटन प्रेस करके अपना फीडबैक दोगे, हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। आई नो कि 10th के बोर्ड का रिजल्ट बाकी है, बट जो बच्चे ने ऑलरेडी सोचा है कि नहीं हमें साइंस लेना है और मैथ्स पढ़ना है तो दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन एज यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल, है ना। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू सो दैट यू आर बीइंग वेरी पॉजिटिव कि हम नहीं करने वाले हैं, साइंस ही लेने वाले और मैथ्स ही करेंगे, करेक्ट। प्लस आप अगर हमारे चैनल के नए यूजर हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट एवरी टाइम यू विल गेट नोटिफाइड विथ आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा तो आप नोटिफाइड रहोगे, करेक्ट, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियो विच वी विल अपलोड। सिंपल। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आप सबको एंजॉय हुआ होगा आज का ये सेशन। अगर पढ़ने में मजा आएगा तो ही हमें सीखने में, मतलब अगर आप मजे से पढ़ रहे हो तो सीखना भी आपको इजी लगेगा, और अगर आपको जो मैं सिखा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो वो सीखने में भी आपके लिए बहुत इजी रहेगा। सो आई होप वी ऑल एंजॉयड अवर टुडेज सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।